आज हमारा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से प्लांट्स के लिए असेंशियल है, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट्स को कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या कौन कौन से उनके अंदर सिम्टम्स होंगे, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोगों के एग्जाम में देखो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और आप यहां पर देखेंगे कि आपके एग्जाम में न्यूट्रिएंट्स, आप क्या देखेंगे कि आपके एग्जाम में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मिनरल न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो आप क्या कहोगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स आते हैं। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंडर कौन आता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंडर आता है अपने मिनरल्स एंड साल्ट। ठीक है, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, जितने भी आयंस हैं ये सब किसके अंडर आते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंडर आते हैं। बेटा देखो, मार्क्स की अगर हम बात करें तो बॉटनी के अंदर देखा जाए तो हर चैप्टर में से 2-3 मार्क्स यानी 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर में से आए हुए हैं। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी चैप्टर को छोड़ दें तो भाई काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर कवर होता है, हर चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। अब जैसे जेनेटिक्स है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, उनसे कभी कभी 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, तो कोई ऐसे फिक्स नहीं है भी हाँ इतने में से इतने मार्क्स का आएगा, लेकिन हाँ हर चैप्टर आप लोगों का कवर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम इस चैप्टर को छोड़ दें तो काम चल जाएगा या इसमें से नहीं आता। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कहां से ऑब्जर्व होते हैं। लिखेंगे द मिनरल्स ऑब्जर्व बाय रूट हेयर्स। मिनरल्स को कौन ऑब्जर्व करता है? रूट हेयर ऑब्जर्व करते हैं। रूट्स में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, तो रूट हेयर्स हैं वो मिनरल्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। ऑब्जर्प्शन किसकी फॉर्म में होता है? ऑब्जर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस का मतलब उनके ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा। हमेशा जो भी मिनरल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं वो आयंस की फॉर्म में ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये चीज आपने याद रखना है। आयंस की फॉर्म में इनको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स कौन करता है? कंडक्शन ऑफ मिनरल्स किसके थ्रू किया जाएगा? हम बोलेंगे जाइलम टिश्यू के थ्रू किया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि मिनरल्स को कंडक्ट करने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? जाइलम टिश्यू हेल्प करता है। ओके, अच्छा अब तक टोटल कितने मिनरल्स मिल चुके हैं? हम क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ मिनरल्स कितने हैं? 105। टोटल नंबर ऑफ मिनरल्स हैं, अब तक कितने मिल चुके हैं? 105 मिल चुके हैं। ठीक है, जिनमें से मोर देन 60
more than 60 present in plant. मोर देन 60 है वो प्लांट में मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन से प्लांट के लिए जरूरी है? हम कहेंगे 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए क्या है, नेसेसरी हैं। 17 एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन चुके हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मिनरल्स कितने हैं, 105। कितने मोर देन 60 किसमें प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। मोर देन 60 प्रेजेंट इन प्लांट्स। मोर देन 60 किसमें प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। और 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट के लिए क्या है, जरूरी है, जिनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन सी है 2 कैटेगरीज? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। किसके बेस पे? क्वांटिटी के बेस पे। किसके बेस पे हम कहेंगे? बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेस पे मिनरल्स को हम क्या कहेंगे, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्वांटिटी मतलब जो ज्यादा है प्लांट्स के अंदर, जो ज्यादा अमाउंट के अंदर जरूरी होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे, मैक्रो। और जो कम अमाउंट में चाहिए उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन कौन से हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम क्या है, मेजर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर क्या बोलेंगे, मेजर एलिमेंट्स। और दूसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, माइक्रो या फिर ट्रेस एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स या फिर हम इनको क्या बोलेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स। यानी इनको ट्रेस करना पड़ता है, ये इतनी कम अमाउंट के अंदर भी मिल सकते हैं। मैक्रो का मतलब होता है जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है जो प्लांट को बहुत ही लो कंसंट्रेशन के अंदर चाहिए। और इनको ट्रेस एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिस्कवरी हो चुकी है कि प्लांट के अंदर अगर कोई मिनरल न्यूट्रिशन 10 की पावर -9 ml से भी कम है तो भी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लो कंसंट्रेशन कितनी, 10 की पावर -9 से भी लो है, तब भी हम क्या है उसका पता लगा सकते हैं। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स। अभी मैं लिखवाती हूं, पहले हम इन दोनों का लिख लेंगे। मैक्रो के बारे में लिखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इधर हम लिखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 9। अपन ने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लांट को कितने चाहिए, कितने उनके लिए एसेंशियल हैं, 17 है। 17 में से 9 क्या है, मैक्रो है। मैक्रो जो हाई कंसंट्रेशन के अंदर चाहिए होते हैं। क्या लिखोगे, कितने चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। क्या बोला है, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। इसका मतलब क्या है, ड्राई मैटर का देखना। ड्राई मैटर का मतलब क्या है, उनमें से अगर हम पानी को निकाल दें और उनकी बॉडी के अंदर, प्लांट्स में से ड्राई मैटर का मतलब होता है पानी उसमें से सारा निकाल देना है। देन उसके बाद में देखना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने चाहिए, ड्राई मैटर में देखने हैं। तो क्या बोलोगे, मोर देन 10
मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर चाहिए होते हैं। सेम अगर हम माइक्रो का लिखें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लिखें तो ये कितने रह जाएंगे बेटा, 8 रह जाएंगे, वो 9 है। और ये क्या है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, ये क्या चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल, वो क्या चाहिए, लेस देन 10 मिलीमोल चाहिए। इसके अलावा अब हम इनके क्या है एग्जांपल्स लिखेंगे। एग्जांपल्स के साथ साथ मैं इनकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये क्या है आगे, पोटाशियम, ये तो एक बार दोबारा लिखा है इन्होंने, शॉर्ट ट्रिक में आप दोबारा लिख देते होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कौन, पीएस का मतलब क्या है, पीसेगा। ठीक है, तो पैरासीटामोल के लिए पीसीएम लिख दिया, पीसीएम, पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, जिसके अंदर क्या है अपनी कौन से, तो यहाँ पे क्या है देखो, कार्बन, सब मैं लिख देती हूँ आपको दोबारा, कार्बन, एच से यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ओ से यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, एन से यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, कौन क्या बन गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर क्या है, पीसेगा, पी से यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस, एस से यहाँ पे क्या है, सल्फर। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर ये क्या है, पोटाशियम है बेटा, क्या है, पोटाशियम, लेकिन पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, के। यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम, और यहाँ पर ये क्या है, मैग्नीशियम। तो ये आपके सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। अगर आपको इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करना है तो कौन पीसेगा, पैरासीटामोल। ठीक है, तो सीटा से अपन ने सी लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कैल्शियम से है। कौन पीसेगा, पैरासीटामोल। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने याद रखने, और काउंट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब पैरासीटामोल के अंदर ये है मैग्नीशियम है अपना, तो ये वैसे तो Mg है, लेकिन अपन ने शॉर्ट ट्रिक में M ही लिख रखा है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनको हम क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन से आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे आप बोल देते हैं। ठीक है, उनको बनाने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रोल होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए नॉन टॉक्सिक। ये टॉक्सिक नहीं होते, क्योंकि ये तो ज्यादा चाहिए होते हैं ना। अगर इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी ज्यादा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये थोड़े से भी ज्यादा हो गए तो टॉक्सिक हो जाते हैं। थोड़े से भी अगर क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अपन ने क्या पढ़ा है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर इनकी जरूरत पड़ती है। ये क्या होंगे, यूजली बिकम टॉक्सिक, यूजली बिकम टॉक्सिक। टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े से भी ज्यादा हो गए तो उल्टा इफेक्ट इनका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल होता है, मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी भी। वैसे ये आप लोगों के एंजाइम टॉपिक में भी आ जाता है, जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ते हैं वहां पर भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंकी। क्या है, मॉलिब्डेनम, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकल, क्लोरीन और आयरन। ठीक है, ये क्या है, मॉलिब्डेनम, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकल, क्लोरीन और आयरन। ठीक है, ये क्या है। और एक चीज और है बेटा, अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लर्न कर लो, बाकी सारे बचे हुए क्या है, माइक्रो ही है। ये भी टेक्निक है कि मैक्रो मैक्रो लर्न कर लो, बाकी सारे बचे हुए क्या है, माइक्रो हैं। अगर आपने इनको भी लर्न करना है, मॉलिब्डेनम, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकल, क्लोरीन और आयरन, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ। मॉलिब्डेनम का क्या है, मॉलिब्डेनम और बोरोन क्या है, मोहब्बत। तो यहाँ पे MO से क्या हो गया, मॉलिब्डेनम, और B से क्या हो गया, बी से क्या हो गया, बोरोन। जाने, 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 यहाँ पे जाने जेड से लिखते हैं हम। ठीक है, जाने किससे लिखेंगे, जेड से। जाने, जाने से क्या हो गया, जिंक। ठीक है, मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंकी, मन, ये क्या हो जाएगा, मन। क्यों, क्यों, क्यों कैसे लिखें, वैसे तो सी से हो जाएगा, क्यों, क्यों, निकाल, निकाल फेंकी। तो निकल से क्या है, एंड निकल और क्लोरीन दोनों का मिलके क्या है, निकाल फेंकी, फेंकी, फेंकी। ठीक है, निकाल फेंकी। तो इस तरीके से आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। मेथड टू स्टडी द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स। हमें ये पता करना है कि मिनरल्स की रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए, कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट है, कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लांट को किस मिनरल की जरूरत है, किस मिनरल की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स है क्या।
तो हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी, पोनिक्स का मतलब है प्लांट्स को ग्रो कराना, यानी हमें पानी में प्लांट्स को ग्रो कराना है विदाउट सॉइल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। तो अब देखो पानी के अंदर अगर हम प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे तो उसके अंदर हम अपनी मर्जी से मिनरल्स डालेंगे कि भाई कौन से मिनरल की जरूरत है, कौन से मिनरल की जरूरत नहीं है, वो पता लगाना है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाल दिया, देखेंगे प्लांट में क्या ग्रो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा किस एलिमेंट की जरूरत है, किसकी नहीं जरूरत है, किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाएगी। ठीक है डन भाई। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इन 1860 जूलियस वॉन शैक, इन 1860 1860 में एक साइंटिस्ट है जूलियस वॉन SCHS शैक। जूलियस वॉन शैक ने क्या किया, सबसे पहले प्लांट्स को विदाउट सॉइल एक क्या है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो करवाया, जिसे क्या नाम दिया, हाइड्रोपोनिक्स। जूलियस वॉन शैक ने क्या किया, ये एक जर्मन बोटैनिस्ट था, ये क्या था, एक जर्मन बोटैनिस्ट, ग्रो प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट मीडियम। प्लांट्स को ग्रो करवाया, किस में ग्रो करवाया, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया विदाउट सॉइल। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम in a solution called hydroponics। क्या कहेंगे उस टेक्निक को, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है पानी के अंदर हमने ग्रो कराया है। आप ये भी कह सकते हो कि विदाउट सॉइल, विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के हमने प्लांट को किस में ग्रो करवाया है, पानी में ग्रो करवाने की टेक्निक है। किसने दी थी, सबसे पहले जूलियस वॉन शैक ने दी थी। इससे क्या पता चला, सॉइल लेस था, विदाउट सॉइल था, इससे क्या पता चला, इट इज हेल्पफुल इन, इस टेक्निक से हमें ये पता चल गया कौन से एलिमेंट्स प्लांट्स के लिए जरूरी है, कौन से प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है, किनकी डेफिशिएंसी से प्लांट को कौन सी डिजीज हो जाएगी। ठीक है, इसी टेक्निक की हेल्प से हम ये जान पाए थे। तो सबसे पहले लिखो, इससे क्या पता चला, एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स, कि कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए जरूरी है, असेंशियल है। तो सबसे पहले ये पता चला। देन हम कहेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में पता चल गया कि किसकी डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम्स आएंगे, किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये भी हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से पता लगा सकते हैं। और टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट व्हेन गिवन इन एक्सेस अमाउंट, कि कोई एलिमेंट हमने प्लांट को एक्सेस में दे दिया, कोई एलिमेंट हमने प्लांट को एक्सेस में दे दिया तो उसकी टॉक्सिसिटी होगी कि नहीं होगी। जैसे उसी से इसी टेक्निक से तो हमें पता चला है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, क्योंकि वो प्लांट को पहले ही हाई अमाउंट में चाहिए। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि ये क्या चाहिए, कम अमाउंट के अंदर प्लांट को चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखो हम लिखेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिसिटी ऑफ
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अगर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट एक्सेस में प्लांट को दे दिया जाए तो उसकी क्या टॉक्सिसिटी होगी या फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लांट के ऊपर। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि मैग्नीज की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, मैग्नीज, मैग्नीज क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैग्नीज क्या है बेटा, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और मैग्नीज अगर हाई कंसंट्रेशन में प्लांट के पास पहुंच जाए तो किस किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्या होगा, सुनो। तो मैग्नीज क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और एक्सेस इन मैग्नीज, एक्सेस मैग्नीज cause deficiency of magnesium, iron and calcium। अगर ये एक्सेस में हो गया ना तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैसे, इसकी डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है कि मैग्नीज है वो अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर हो जाता है ना तो वह मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम है, इनको धक्का मार मार के पीछे भेज देता है और यूं कहता है मैं ही जाऊंगा प्लांट के अंदर, तुम लोग तो पीछे ही रहो। और फिर मैग्नीज जाता जाता है और मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम है इनको जाने नहीं देता और क्या है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेस में अगर मैग्नीज प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक्सेस में मैग्नीज फॉर्म ब्राउन स्पॉट्स ऑन द लीफ सरफेस। हमें कैसे पता चलेगा मैग्नीज है वो एक्सेस में है, हमें कैसे पता चलेगा, क्या होगा, ब्राउन स्पॉट ऑन लीफ सरफेस, लीफ की सरफेस के ऊपर, जैसे ये लीफ है तो लीफ की सरफेस के ऊपर इस तरीके से भूरे भूरे क्या है, ब्राउन कलर के इस तरीके से स्पॉट्स बन जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीज है वो एक्सेस में हो गया है। और इसकी वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या होता है हम यहां पे लिख देंगे, मैग्नीज इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। मैग्नीज, मैग्नीज क्या करता है, इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। मैंने आपको बताया ही है कैल्शियम को ट्रांसलोकेट नहीं होने देगा। मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नीज क्या करता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम को धक्का दे दे के पीछे धकेल देता है और यूं कहता है प्लांट के अंदर मैं ही जाऊंगा, कोई और नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन को रोक देगा। मैग्नीज क्या करेगा, ये कंपटीशन करता है आयरन और मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक। मैग्नीज compete with magnesium and iron for uptake in plants and enzyme activity। एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए, यानी कोई भी एंजाइम एक्टिवेट होना है, जुड़ना उसके साथ मैग्नीशियम ने है, जुड़ गया मैग्नीज। ठीक है, मान लो आप ये कहें कि ये कोई एंजाइम है, एंजाइम के अंदर यहाँ पे क्या होती है, ये एक्टिव साइट होती है। क्या होती है, एक्टिव साइट। जुड़ना यहाँ पे किसने है, जुड़ना यहाँ पे मैग्नीशियम ने है, तो मैग्नीज आएगा, मैग्नीशियम को धक्का मार के पीछे धकेल देगा, खुद यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नीज है वो कंपेट करता है, वो कंपटीशन करता है किसके साथ, आयरन और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, इसे बोलते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। जान भाई, उसके बाद में हेडिंग लगाएंगे कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स।
क्या रिपीट करना है बेटा, जल्दी बताइए। चलो नेक्स्ट देखो, कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हर प्लांट के अंदर होते ही होते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। जिसके अंदर सबसे पहला अपना क्या है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल का खत्म हो जाना, क्लोरोफिल का डिस्ट्रॉय हो जाना, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय। तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय कब होगा, किन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, वो हम लिखेंगे। ठीक है, कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम में सबसे पहले क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोसिस है, और क्लोरोसिस है वो किस किस की डेफिशिएंसी से होता है, तो लिखो यहाँ पे नाइट्रोजन पोटाशियम। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन पोटाशियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैग्नीज जिंक और मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोसिस के रीजन है कि अगर नाइट्रोजन की कमी होगी, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की, सल्फर की, आयरन की, मैग्नीज की, जिंक की या मॉलिब्डेनम की, तो क्लोरोफिल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट लिखो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, टिश्यू डेथ। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, टिश्यू डेथ। तो टिश्यूज की डेथ है प्लांट के अंदर किसकी वजह से हो सकती है, कैल्शियम, कॉपर, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, इन चार एलिमेंट में से किसी की भी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन है वो रुक जाए, इनहिबिट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोसिस का मतलब क्या है, क्लोरोफिल का डिस्ट्रॉय हो जाना, इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्रोसिस का मतलब है टिश्यू डेथ, कैल्शियम, कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या है, नेक्रोसिस हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या है, सल्फर, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, पोटाशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम और पोटाशियम, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो सेल डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट लिखो आप लेट फ्लावरिंग। लेट फ्लावरिंग, अगर किसी प्लांट के अंदर फ्लावर क्या आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, मोशन। क्या लिखोगे, मोशन। मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, मोशन, इकट्ठा सा लिख लो थोड़ा सा। मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आप लोगों के कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो सिलेबस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे मोबाइल एलिमेंट्स और इमोबाइल एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल एलिमेंट्स, मोबाइल एलिमेंट्स और इमोबाइल एलिमेंट्स। देखो मोबाइल और इमोबाइल के अंदर क्या फर्क होता है, मोबाइल है, आप लोग वैसे नॉर्मली सोचो मोबाइल को लेके हम घूम सकते हैं, है ना,
तो यानी कि जो एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे, मोबाइल। इमोबाइल एलिमेंट का मतलब क्या है, जो मूव नहीं कर सकते। जो एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते उन्हें हम क्या बोलेंगे, इमोबाइल एलिमेंट। जैसे मोबाइल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि ब्रांचेस में है, लीफ में है, और वो क्या करेंगे, जैसे ही न्यू ब्रांचेस न्यू लीफ अराइज होंगी तो उनके अंदर न्यू बर्ड्स के अंदर वहां पर चले जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट्स। लेकिन इन मोबाइल एलिमेंट्स है ये यंगर पार्ट्स के अंदर नहीं जाते हैं, वहां पर मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे मोबाइल। यस, बिल्कुल सही है बेटा कि मूव कर सकते हैं। मोबाइल में लिखो कि फर्स्ट अपीयर इन द ओल्डर टिश्यूज, फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर टिश्यूज, कि ये क्या है, ओल्ड टिश्यूज के अंदर पहले प्रेजेंट होते हैं और बाद में यंग पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर टिश्यूज एंड मूव इन यंग पार्ट्स। जो भी प्लांट के यंग पार्ट्स हैं उनकी तरफ मूव हो जाते हैं। तो इनके अंदर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या है, मोबाइल एलिमेंट है। NPK ClMg, NPK ClMg। इमोबाइल एलिमेंट के अंदर एक ही है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कैल्शियम, क्योंकि मिडल लैमिला वगैरह इससे ही मिलके बने होते हैं ना, तो ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये मूव कर गया तो जो भी सेल के बीच में, प्लांट सेल के बीच में मिडल लैमिला होती है वो क्या टूट जाएगी, है ना, तो इसलिए ये मूव नहीं कर सकता है। इमोबाइल एलिमेंट में स्पेशली तो क्या है, कैल्शियम ही है, स्पेशली क्या है, कैल्शियम। इसके अलावा हम और भी कह सकते हैं आयरन, बोरोन, कॉपर एक्स्ट्रा। ठीक है, ये क्या होते हैं, फर्स्ट अपीयर इन यंगर टिश्यूज, क्योंकि यंग प्लांट्स के अंदर ये अपने आप सबसे पहले यही बनेंगे। ठीक है, ये तो क्या है, मोबाइल तो बाद में आ जाएंगे, यंग जो पार्ट होगा, यंग जो टिश्यूज होंगे उनके अंदर सबसे पहले कैल्शियम ही बनेगा। ठीक है, आयरन भी हम कह सकते हैं, बोरोन भी, कॉपर भी, वो एक्स्ट्रा है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर कैल्शियम मिल रहा है तो फर्स्ट नंबर पे यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा में लिखने हैं तो क्या है, आयरन, बोरोन और कॉपर। ठीक है, मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा फंक्शंस के बेस पे। लिखो, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, किस किस एलिमेंट का क्या फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के बेस पे एलिमेंट्स को अलग अलग, एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, 17, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले लिखो, फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल, मतलब सेल की स्ट्रक्चर बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स हेल्प करते हैं। तो क्या लिखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा लिखो, एलिमेंट ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स हेल्प करते हैं। एनर्जी बनाने में कौन कौन से हेल्प करेंगे, मैग्नीशियम किसको बनाता है, क्लोरोफिल,
मैग्नीशियम किसको बनाने में हेल्प करेगा? क्लोरोफिल। और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस या फिर पी लिख लो, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस है, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एनर्जी की फॉर्म्स को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स, थर्ड लिखेंगे एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स, एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? एक्टिवेटर है, रुबिस्को एंड PEPCO, एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को क्या है? एक प्रोटीन है प्रेजेंट इन abundant amount प्लांट्स। एक ऐसा प्रोटीन है जो प्लांट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म भी हम साथ में लिख लेंगे, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंड PEPCO। एक तो इसका एक्टिवेटर है और दूसरा लिखेंगे PEPCO। इसकी भी फुल फॉर्म लिख लेंगे हम। PEPCO की फुल फॉर्म फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। बस ये एंजाइम्स हैं, इनका यूज हम पढ़ने ही वाले हैं आगे। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके अंदर आप रुबिस्को और PEPCO के बारे में पढ़ोगे। रुबिस्को की फुल फॉर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। और PEPCO की फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीशियम आयंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों को एक्टिवेट करने के लिए। नेक्स्ट लिखो जिंक। तीन है आप लोगों के और तीनों ही आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड है जिंक एलिमेंट। जिंक किसका एक्टिवेटर है? एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट इस एंजाइम को। ठीक है, जिंक क्या करेगा? इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट इसके बाद में लिखिए अगला क्या है? मॉलिबडेनम। मॉलिबडेनम एक्टिवेट नाइट्रोजिनेज एंजाइम। किसको एक्टिवेट करेगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये वाला टॉपिक हम इसी चैप्टर में करेंगे।
ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ही है, जो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में एक क्या है, कंट्रोल द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कंट्रोल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल। सेल की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, पोटाशियम एंड क्लोराइड आयंस। मेन तो पोटाशियम है, क्योंकि पोटाशियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो पोटाशियम और क्लोराइड आयंस क्या करते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं कि कब पानी अंदर आना है, कब पानी बाहर जाना है, जो आपा ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर पढ़ लिया। ठीक है भाई, डन। ये आपका जो मिनरल न्यूट्रिशन का फंक्शन दिया हुआ है वो भी हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद में हेडिंग लगाओ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। कि भाई ये ना भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये है तो प्लांट को फायदा मिलता है। ठीक है, नॉन एसेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या है, ये नहीं है तो ऐसा नहीं है कि प्लांट मर जाएगा या खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर है तो प्लांट को क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल एलिमेंट्स। इसमें कौन आता है, नाकोसिसे, नाकोसी से बेनिफिट है। याद रखना है, क्या याद रखना है, ना को सी से बेनिफिट है। ठीक है, ना से यहां पे क्या हो गया बेटा, सोडियम, सोडियम। सीओ से क्या हो गया यहाँ पे बताओ बच्चे, सीओ से क्या हो गया, नाको सी से बेनिफिट है। सीओ से क्या हो गया, कोबाल्ट, सिलिकॉन, और एसई से क्या हुआ, बोलो बच्चे, एसई से क्या हुआ, सिलेनियम, सिलेनियम। ठीक है, तो सिलेनियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, सोडियम है। ये अगर प्लांट के पास नहीं है तो प्लांट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। बट अगर ये प्लांट्स के पास हैं तो प्लांट को इनसे बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल एलिमेंट्स। नाकोसी से बेनिफिट है। ठीक है, कोबाल्ट किस में हेल्प करता है, रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सोडियम किस में हेल्प करता है, C4 साइकिल इन हेलोफाइट्स, C4 साइकिल इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन से होते हैं, जो नमक वाले पानी के अंदर सेलाइन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, उनमें C4 साइकिल को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, सोडियम। ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ग्रासेस को, मैकेनिकल सपोर्ट इन ग्रासेस, ग्रासेस को क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सिलेनियम है,
helpful in synthesis of many amino acids, helpful in synthesis of many amino acids। ठीक है भाई, तो ये क्या है, सब फंक्शन आपको याद रखने हैं। सोडियम है वो क्या करता है, C4 साइकिल को कंट्रोल करने में, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है हेलोफाइट्स में। कोबाल्ट क्या करता है, रूट नोड्यूल्स बनाने में हेल्प करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। सिलिकॉन क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ग्रासेस को। और सिलेनियम किस में हेल्प करता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये क्या हुए, बेनिफिशियल